गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले कई दिनों से आपके क्लास नहीं चल रहे थे। आज से आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए हैं। अब आपकी क्लास जो है रेगुलर मोड में चलेंगे, यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन के ऊपर भी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से हम जो है आप लोगों को गेसिंग क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सत्र 2025 से 27 के पेपर आपका F1, जिसमें आपको जो है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या के समझ के बारे में जानना और पढ़ना है। इसमें टोटल आपको 5 यूनिट का अध्ययन करना है, जिसमें हमने आपको 3 यूनिट पढ़ा दिया है। 2 यूनिट हम बहुत जल्द आपको पढ़ा देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमने प्रत्येक यूनिट से प्रीवियस 5-6 वर्षों का कलेक्शन लेकर आया है क्वेश्चन का, जो कि इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, सेकेंड ईयर के भी बहुत जल्द आपका गेसिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 से 2 दिनों के भीतर जो है हम आपको सारे गेसिंग क्वेश्चन करवा देंगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 से 27 आपका जो है गेसिंग क्वेश्चन पेपर आपका जो है क्या है, F1 है, जिसमें आपको समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के बारे में जानना और पढ़ना है। मैं आपको इस वीडियो में केवल जो है गेसिंग प्रश्न बताने वाला हूं, यानी केवल क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। इसका आंसर आप जो है खुद से लिख सकते हैं, गूगल का सहायता ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई बुक हो तो उससे भी सहायता लेकर आप लिख सकते हैं। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इन सारे क्वेश्चन का आंसर भी जो है प्रोवाइड करवाएं। मेरे प्यारे बच्चे, हम इसमें यूनिट वाइज बढ़ेंगे और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पेपर का जो यूनिट 1 है, जिससे आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है, मैं आपको बता दूं टोटल हम प्रत्येक यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन बताएंगे। उसमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, वो कंफर्म है। यानी कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 5 यूनिट में 25 क्वेश्चन बता रहे हैं तो ये दावे के साथ कंफर्म है कि आपका इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका जो ये पहला पेपर है, जिसमें आपका यूनिट 1 की जो सवाल है, जो आपके यूनिट 1 से लिया गया है, जिसमें आपको समाजीकरण क्या है, उनकी अवधारणा एवं विभिन्न संदर्भों को स्पष्ट करें। यानी कि ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि समाजीकरण क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है और इसके विभिन्न संदर्भ क्या है, यानी महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके प्रकार क्या है। इन सभी चीजों के बारे में आपको इस प्रश्न में लिखना होगा। मैं आपको सवाल केवल बता रहा हूं, आप इन सवालों का पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, एप्लीकेशन के ऊपर भी अपलोड रहेगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि आपको इसका आंसर लिखना शुरू कर देना है अपने से। क्लियर है? दूसरा देखिए, दूसरा जो आपका सवाल इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, वह यह कि प्राथमिक एवं द्वितीय स्तर के समाजीकरण को उदाहरणों के साथ जो है स्पष्ट करें। यानी जो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, वो क्या होता है, उसे किसे कहते हैं, और उसको उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। मैंने आपको बताया था, माता पिता परिवार में बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण होता है, वहीं पर दूसरी जो समाजीकरण होती है वो आपका विद्यालय और समाज के द्वारा होता है। तो उसके बारे में आपको यहां पर पूरी तरीके से लिखना होगा। तीसरा सवाल जो कि काफी महत्वपूर्ण है, समाजीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन करें। यानी समाजीकरण की प्रक्रिया जो होता है उसमें बहुत सारे कारक होते हैं कि समाजीकरण कैसे होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चे, ये सवाल में आपका ये बोल रहा है। क्लियर है बाबू? यहां तक इन बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे आप लोग बता दीजिएगा, यहां तक इन बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ। आगे बढ़ते हैं तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल संख्या आप देखिएगा तो सवाल संख्या यहां पर क्या है आपका 4 नंबर, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। बच्चों के समाजीकरण में माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर, मित्र मंडली या समन्वय समूह एवं समुदायों की वर्णन करे भूमिका। ये भी सवाल हमने आपको पढ़ाया है, बताया है कि बच्चों के समाजीकरण में माता, परिवार, मित्र, दोस्त, समाज, इन सभी की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। ये लॉन्ग सवाल है आपका, ये लॉन्ग वाले सवाल में पूछते हैं ऐसे सवाल। तो ये सवाल को भी हमने आपको क्या किया है, बताया है, जो यहां पर हमने आपको दिखाया। ये वाला सवाल, सवाल संख्या आपका 4 नंबर। वहीं पर अब हम सवाल नंबर 5 के ऊपर बात कर ले तो सवाल नंबर 5 भी है, बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले आपके जो है प्रमुख कारणों का वर्णन करें। मेरे प्यारे बच्चे, हमने आपको विभिन्न कारकों के बारे में बताया है कि बच्चों का जो समाजीकरण होता है कौन कौन प्रभावित करता है। आपका परिवार, मित्र, समुदाय, आपका पोषण, देखभाल,
समझ गए, शारीरिक विकास, इन सभी चीजों के बारे में हमने आपको बताया है कि कैसे बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, डिफाइन करना है। अगला सवाल यहाँ पर आपका 6ठा नंबर है, बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैलियां किस प्रकार प्रभावित करती है, विश्लेषण करें। ये भी सवाल आपसे पूछ रहा है कि बच्चों का जो समाजीकरण होता है उसमें परिवार का जो पालन पोषण होता है, यानी परिवार जो है अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, तो वो कितना प्रकार से जो है मतलब प्रभावित होता है उनका समाजीकरण, इसके बारे में ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो हमने आपको यहाँ पर 6 सवाल बताएं, ये आपका यूनिट 1 से है। यूनिट 1 से अगर सवाल पूछेंगे तो इससे बाहर कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, समझ गए। एक सवाल और है, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद यूनिट 2 की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल जो कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में चर्चा करें, उपेक्षित वर्ग से आने वाले बच्चों और बाल अधिकारों की प्रमुख चर्चा करें। यानी बालक को मिलने वाला जो अधिकार है वो क्या क्या है, साथ ही साथ उपेक्षित वर्ग से, जो गरीब परिवार से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उनकी अपेक्षा करते हुए आने वाले बच्चों की समस्याओं को सुनते हुए और उनके बाल अधिकारों के बारे में आपको यहां पर वर्णन करना है। तो ये जो हमने यूनिट 1 में आपको बताया, यूनिट 1 से हमने आपको 7 सवाल बताएं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा अगर यूनिट 1 से सवाल पूछता है तो। अब हम यहां पर यूनिट 2 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो यूनिट 2 से भी हमने 5 से 6 सवाल लिया है, इससे बाहर आपको कोई सवाल नहीं पूछेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। यूनिट 2 है, पेपर आपका F1 है, पेपर आपका F1 है, यूनिट 2 है। अब इससे अगर सवाल कोई पूछेगा तो पहला सवाल यही पूछेगा, विद्यालय से आप क्या समझते हैं, अर्थ एवं उसकी परिभाषा लिखे। तो हमने आपको विद्यालय के बारे में बताया है कि विद्यालय क्या होता है, विद्यालय की आवश्यकता क्या होता है, विद्यालय का प्रकार क्या होता है, विद्यालय की भूमिका क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में हमने आपको बताया है, उसको लिखना है। दूसरा सवाल जो आपका इंपॉर्टेंट है, विद्यालय के अंदर और बाहरी ज्ञान में क्या गहरा संबंध है या क्या गहरा जुड़ाव है, कैसे है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, जो हम परिवार में सीखते हैं, जो हम अपने समाज में सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं विद्यालय में भी प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार जो विद्यालय की शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो हमें कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया में, अपने समाज में, अपने देश में या आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री में हमने उसका प्रयोग किया है, जाना है, समझा है। तो उन सभी चीजों के बारे में आपको लिखना है। उससे भी महत्वपूर्ण सवाल आपका तीसरा है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका क्या है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है मेरे प्यारे बच्चे, बच्चों का समाजीकरण जब होता है उसमें विद्यालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यालय में बच्चे जब प्राथमिक समाजीकरण को लेकर पहुंचते हैं तो वो शिक्षक और विद्यालय मिलकर उनको एक बेहतर समाजीकरण की तरफ उनको ले जाते हैं और जो भी उनको नैतिक चीज होती है वो उसका विकसित करते हैं, सही गलत का फर्क बताते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला सवाल है, विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। आखिरकार विद्यालय की जरूरत क्यों है, विद्यालय की आवश्यकता क्या है, विद्यालय के प्रकार क्या है, विद्यालय के अवधारणा क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आपको यहां पर प्रकाश डालना है। अगला सवाल जो कि 5वां है, 5 ही सवाल है यूनिट 2 से, इससे बाहर कोई भी सवाल आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। बच्चे के समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है, यह भी आपको बताना है कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है, बच्चों के समाजीकरण में माता पिता पड़ोस जेंडर की क्या भूमिका है, बच्चों के समाजीकरण में आपके जो है समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या है। ये तीनों भूमिकाओं में से 2 सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, कंफर्म पूछेगा। तो यूनिट 2 में हमने आपको 5 सवाल कराए जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। इन सारे सवालों का आंसर आप खुद से लिखेंगे, नोट्स में दिया गया है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे गूगल की सहायता ले सकते हैं और बहुत जल्द हम इसके आंसर भी आप लोगों को कराएंगे, बहुत जल्द। समझ गए? जी हाँ, आप लोगों को अब परेशान नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चे। अब हम यूनिट 3 की तरफ बढ़ेंगे। यूनिट 3 भी हमने आपको बताया है मेरे प्यारे बच्चे, ये पेपर आपका क्या है, F1 है, इसका भी यूनिट 3 हमने आपको पढ़ाया है, बताया है। इससे जो सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे वो क्या बनेंगे, तो पहला सवाल, शिक्षा क्या है, इसकी सामान्य अवधारणा एवं उद्देश्यों को स्पष्ट करें। आखिरकार व्हाट इज एजुकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन, आपको बताना है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य एवं उसके महत्व क्या है, इसको स्पष्ट करने के लिए सवाल बोल रहा है। दूसरा, ये हमने शिक्षा के जो प्रकार बताया था, आपको याद होगा कि शिक्षा 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है आपको बताना है। औपचारिक शिक्षा जिसको हम लोग जो है फॉर्मल एजुकेशन, और अनौपचारिक एजुकेशन जिसको यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन, दोनों के बारे में हमने आपको बताया है। एक शिक्षा जो है आपको स्कूल और विद्यालय में प्राप्त की जाती है, जो कि दूसरी शिक्षा आपको समाज और बाहरी दुनिया से प्राप्त होती है। तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा, कई बार हमने आपको पढ़ाने के दौरान इसके बारे में बताया है। फिर आगे यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आगे यहां पर तो ध्यान देने की बात यह है
कि उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, व्याख्यान करें। यानी उच्चतम शिक्षा वो है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे जीवन को एक नई दिशा की तरफ ले जाती है। तो क्या उच्चतम शिक्षा ही वो महत्वपूर्ण जो है आपका सामंजस्य स्थापित करती है? तो आप इसके बारे में लिख लीजिएगा कि शिक्षा क्या होता है, उच्चतम शिक्षा क्या होता है और हमारे जीवन में सामंजस्य स्थापित कैसे करती है। जब हम पढ़ लिख लेते हैं, बेहतर हमें नौकरी लग जाती है, तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने लगते हैं, समाज की सेवा करने लगते हैं। ऐसे जो है बहुत सारे पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं। अगला है शिक्षा नए समाज के निर्माण में प्रक्रिया किस प्रकार सहायक करता है। तो ये बात तो एकदम सही है कि शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग जो है नए जो है आप लोग क्या करते हैं, मतलब निर्माण की प्रक्रिया को, नए समाज के निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब शिक्षित लोग हो जाते हैं तो वो अपने समाज को विकास के पथ पर ले जाते हैं और विकास पर अग्रसर होकर वो नई नई चीजों का इन्वेंशन करते हैं और अपने नए समाज का निर्माण करते हैं। अगला है ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। ये भी सवाल कई बार पूछा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपको बता दूं, ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है कि ज्ञान को जानना। यानी जब आप शिक्षा को ग्रहण करते हैं, जब आपके पास ज्ञान आ जाती है और आप उस ज्ञान को सही तरीके से अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्रों में उसका प्रयोग करने लगते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, ज्ञान मीमांसा कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे। वो क्या कहलाता है, तो ज्ञान मीमांसा कहलाता है। वहीं पर देखिएगा 6ठा नंबर सवाल जो कि काफी महत्वपूर्ण है और ये सवाल बार बार एग्जामों में आता है, बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। 6ठा नंबर सवाल यहाँ पर देखिएगा कि ज्ञान क्या है, इसकी अवधारणा को विस्तारित रूप से समझाइए। ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न तरीकों कौन कौन से, उसका वर्णन करें। हमने इसके बारे में बताया है कि आप नॉलेज को कैसे गेन कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉलेज, और उसको जो है समझाना है आपको कि उसके जो मतलब सीखने के, लर्निंग करने का जो विधि है, जो आपका एक्टिविटी है, वो क्या 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 है, उसके बारे में बताना है। अगला है सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपको बता दूं, जितने सवाल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ यूनिट वाइज करके, इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा, ये मेरा पूरा पूरा दावा है। तो यहां तक आपको पता चल गया कि यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट जो आपका 3rd है उसमें क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे पेपर आपका F1 में। इससे बाहर आपका सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप बस इतना अगर सवाल को कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में दूसरा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो आपका यूनिट 4 है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में आपका ये सवाल पूछा जाएगा। अभी मैंने ये यूनिट आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें भी 5-6 क्वेश्चन है, अब देख लीजिए। और पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपने हिंद स्वराज पुस्तक के माध्यम से कैसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की है। यानी मेरे ख्याल से मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसमें जो सवाल आपसे आएंगे, जो सवाल मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो बाहरी दुनिया से जुड़ा हो, खुले स्पेस में हो और बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों के मन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनका यह मानना था। उन्होंने अपने हिंद स्वराज पुस्तक में, जब वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट रहे थे, तो उसके दौरान उन्होंने पुस्तक लिखी थी और शिक्षा को नजर में रखते हुए शिक्षा को लेकर ये बातें कही थी कि शिक्षा जो है बच्चों की बाहरी दुनिया से जुड़ी होनी चाहिए, साथ ही साथ लचीलीपन होनी चाहिए और बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला देखिएगा, गिजुभाई बधेखा अपनी पुस्तक दिवा स्वप्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, माध्यम से कैसी विशेषता वाली शिक्षा का आलेख किया है। मैं आपको बता दूं, गिजुभाई बधेखा भी जो है मतलब पहले जॉब करते थे, वकालत करते थे, लेकिन उन्होंने भारत के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए इन्होंने पहले एक विद्यालय में पढ़ाया, लेकिन वहां पर उन्हें अपने मनमानी के अनुसार जो है क्लास लेने में या चीजों को लागू करने के लिए रोक टोक किया जाता है। बाद में इन्होंने अपना एक विद्यालय खोला जहां पर इन्होंने जो है बच्चों के बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर जोर दिया। दिवा स्वप्न एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने लिखा कि हम बच्चों को या शिक्षा को पूरी खुली आजादी देंगे ताकि बच्चे खुलकर सीख सके। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे अगर बाल केंद्रित माध्यम से पढ़ाई करेंगे तो बेहतर तरीके से सीखेंगे, वो जानेंगे, वो समझेंगे। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? तो ये सारी बातें इन्होंने अपने पुस्तक में लिखी है। ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, और भी नीचे सवाल है जब मैं आपको बताना चाहूंगा। और अगला सवाल है, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक शिक्षा के माध्यम से कौन सी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना किया है। आज के शिक्षा के प्रयोजन में इनकी प्रासंगिकता पर विचार करें। यानी कहने का मतलब है कि जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने जो है बच्चों के बाल केंद्रित शिक्षा, बाहरी शिक्षा और खुली शिक्षा के ऊपर जोर दिया था। इन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में भी कहा था कि आज जहां बंद कमरों के अंदर शिक्षा दी जाती है, वहीं पर पुराने जमाने में गुरुकुल और जंगलों में
ऋषि मुनियों के द्वारा जो है लोगों को क्या किया था, खुली पर्यावरण के नीचे बैठाकर शिक्षा दी जाती थी, तो उसके बारे में इन्होंने बात कही है। वहीं पर मारिया मोंटेसरी की पुस्तक विकास के क्रम में बच्चों के सीखने के संबंध में किस पद्धति को रेखांकित किया गया है। मारिया मोंटेसरी ने अपनी पुस्तक लिखी विकास के क्रम, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चों का विकास जो है कैसे कैसे होता है, बच्चे कैसे कैसे सीखते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। तो उसके बारे में आपको जानना है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, ज्योतिबा फुल्ले के बारे में आपने नाम सुना होगा, जाना होगा। तो ये 7 प्रश्न में से मैं आपको बता दूं 2 या 3 प्रश्न आपका आएगा ही आएगा कंफर्म। अगला सवाल यह है कि ज्योतिबा फुल्ले ने अपने आलेख में प्रमुखता को किन मुद्दों को उल्लेख उठाया, वर्णन करें। इन्होंने भी जो है बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर काम किया है और बेहतर जो है विकल्प दिया है इन्होंने। साथ ही साथ जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक शिक्षा क्या है में सीखने की प्रक्रिया या सीखने में संवाद की भूमिकाओं को रेखांकित करें। जे कृष्णमूर्ति भी जो है शिक्षा को लेकर अपनी नीति दिया, अपना उद्देश्य दिया, जो कि बच्चों के हित में ही था, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा देने की बात कही थी। जॉन डीवी पुस्तक जो है शिक्षक और लोकतंत्र में जीवन की आवश्यकता के रूप में लेख शिक्षा में, समझ गए, और शिक्षा और समाज की अंतःक्रिया के रेखांकित कर। यानी जॉन डीवी ने भी जो है बच्चों को कहा था कि बच्चों को हम बाल केंद्रित शिक्षा दे, ताकि बालक जो है बेहतर तरीके से समझे, सीखे, जाने और अपने समाज और अपने देश का कल्याण वो विकास करे। तो जॉन डीवी का भी जो है बच्चों के प्रति ही जो है मतलब बेहतर विकल्प था। इन्होंने भी जो है बच्चों के सोच समझने के लिए उन्होंने बच्चों के ऊपर ही काम किया। अगला अब हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं यूनिट 5। इसमें भी जो है 2-4 प्रश्न है जो कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। इसके बारे में तो हमने आपको पढ़ाया ही है कि पाठ्यचर्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, हमने इसके बारे में बताया भी है कि ये जो आपका यूनिट 5 है, तो इसमें आपका पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की अवधारणा को स्पष्ट करे। यानी कि व्हाट डज या मतलब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आपका कैरिकुलम एंड सिलेबस। हमने आपको बताया है कि पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम या जो आपका चर्या है इसमें क्या डिफरेंस है, तीनों के बारे में बताया है। अगला है पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। वही चीजें यहाँ पर आपको बता रहा है, एक ही सवाल है, केवल उसका पूछने का तरीका बदल गया है। इसलिए यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है कैरिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स के बारे में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2 सवाल तो आप इसको रट लीजिएगा, मैं आपको बता दूं ये दोनों सवाल आप रट लीजिएगा। ये सवाल आपके प्रत्येक पेपर में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के संदर्भ में मार्गदर्शन सिद्धांतों का वर्णन करें कि एनसीएफ 2005 में बच्चों को लेकर क्या कहा गया था, हमने आपको लिखाया था। वहीं पर बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा बीसीएफ 2008 के मार्गदर्शन के सिद्धांतों का वर्णन करें। बिहार ने भी अपना कैरिकुलम का निर्माण किया, उन्होंने अपने कैरिकुलम में किन चीजों का जिक्र किया, इसके बारे में भी हमने आपको बताया है। इसके बारे में भी आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, बिहार के लिए पृथक पाठ्यचर्या क्यों जरूरी है, इसके बारे में आप लोग स्पष्ट कीजिए। तो हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार हमारा बहुप्रदेशीय है, बहुराष्ट्रीय, बहुभाषी प्रदेशीय है, जहां पर विभिन्न तरीके के भाषा बोली जाती है। इसलिए बिहार का अपना एक अलग पाठ्यचर्या होना जरूरी है, ताकि बच्चों का क्षेत्रीय भाषाओं को उसमें जोड़ सके और बेहतर से बेहतर विकल्प के साथ उन्हें शिक्षा दे सके। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं ये पेपर आपका F1 है, समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, जहां पर हमने इस पेपर के 5 यूनिट से 5-6 प्रश्न का सब्जेक्टिव करवाया, जो कि गेसिंग क्वेश्चन के रूप में है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इतने प्रश्न से बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपको प्रश्न का लैंग्वेज चेंज मिलेगा, लेकिन सवाल आपके यही पूछे जाएंगे, ये मेरा पूरा गारंटी है। तो आप इन सवालों को समझ लीजिए, इन सवालों का आंसर लिखना शुरू कर दीजिए और पढ़िए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर विकल्प और बेहतर से बेहतर आपके मार्क्स आएंगे। साथ ही साथ सारे प्रश्नों का मैं उत्तर और सारे प्रश्नों का क्वेश्चन भी कराऊंगा बहुत जल्द। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर सभी लोगों को, बाय बाय।